नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सवाल, क्या चीन के सैनिक लद्दाख की तरफ आए थे? पूरे हिंदुस्तान में इस खबर को लेकर जबरदस्त चर्चा है और कंफ्यूजन बहुत है। सबसे पहले हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें और पूरी इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली। चीन के सैनिक ट्रक से आए थे और वॉर गेम में चाइनीज आर्मी इन ट्रकों का इस्तेमाल कीचड़ ढोने के लिए करती है। इस बार कीचड़ ढोने वाले ट्रक में चाइनीज आर्मी ने अपने सैनिक बैठा दिए। फिर बता दें आपको, ये एलएसी पर चीन की सेना की हरकत से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है कि ट्रक में भरकर चीन के सैनिक आए थे। इनकी तादाद के बारे में फिलहाल पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन ये जो ट्रक थे, ये जब आर्मी एक्सरसाइज होती है तो उसमें कीचड़ ढोने का काम ये ट्रक करते हैं। इस बार उसमें कई सैनिक बैठा दिए गए और एलएसी के पास अपने कई अड्डे बना लिए हैं। चीन के सैनिकों ने कई ठिकाने एलएसी के पास बना लिए हैं। फिर समझिए, वॉर गेम के दौरान सिविलियन एयरपोर्ट को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने के लिए चाइना की आर्मी ट्रक से कीचड़ भरकर लाती थी और उन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल इस बार सैनिकों को ढोने के लिए किया गया। शुरुआत में चीन के सैनिक हाईवे से आए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इकट्ठा हो गए। एलएसी के पास चाइनीज आर्मी ने मल्टीपल लोकेशंस में अपने ठिकाने बनाए और कुछ मामलों में भारत की सरहद के अंदर भी कुछ देर के लिए आए। शुरुआत में चीनी आर्मी ने भारतीय आर्मी को सरप्राइज करने की कोशिश की, क्योंकि वो अचानक वॉर गेम वाले ट्रक से आए थे। सोचिए, भारत की बॉर्डर की तरफ अचानक ट्रक और हैवी व्हीकल बढ़ने लगे। उसके बाद भारत के जवानों ने, भारतीय सेना ने इसका जवाब भी दिया। स्थिति यही थी कि चीन ने, आप कह सकते हैं कि उन ट्रकों का इस्तेमाल किया जो आमतौर पर सैनिकों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल नहीं होते। वो ट्रक थे जिनमें कीचड़ ढोया जाता है और उनमें इस बार चीन ने अपने सैनिकों को बैठा दिया और ये सब कुछ एलएसी के पास हुआ और कुछ वक्त के लिए ये भारत की सीमा के अंदर भी आए थे। इस बात की भी जानकारी मिल रही है। कुछ जानकारी जो अभी आई थी हमने आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे इन चीनी सैनिकों का सामना भारत के जवानों ने किया और इस वक्त वहां की वस्तुस्थिति क्या है। समझिए इस रिपोर्ट से। पहले सैटेलाइट से ली गई 3 तस्वीरें बहुत गौर से देखिए। पहली सैटेलाइट तस्वीर चीन के तिब्बत के नगारी गुनसा एयरपोर्ट की है, जहां 4 लड़ाकू साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि चीन ने ये विमान क्यों तैनात किए थे और क्या चाइनीज एयरफोर्स कुछ बड़ा करने के फिराक में थी। दूसरी सैटेलाइट तस्वीर में इस हवाई पट्टी से पेंगोंग त्सो लेक और गलवान नदी की दूरी दिखाई गई है। पेंगोंग त्सो लेक से 200 किलोमीटर दूर और गलवान नदी से 340 किलोमीटर दूर। चीन के मिलिट्री और सिविल दोनों तरह से यूज के लिए बना यह एयरपोर्ट 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसका रनवे करीब 4,500 मीटर लंबा है और यहां पर 4 लड़ाकू विमान हर वक्त तैनात रहते हैं। तीसरी सैटेलाइट इमेज में गोगरा में भारत के कैंप से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास चीन की तैनाती है। सैटेलाइट से ली गई 3 तस्वीरें देखने के बाद आपके दिमाग में 3 सवाल उठे होंगे। पहला, क्या चीन युद्ध करेगा? दूसरा, अगर चीन से युद्ध हुआ तो भारत क्या करेगा? और तीसरा, क्या युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पक्की खबर है कि प्रधानमंत्री को पूरा प्लान दे दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने जल, थल और वायुसेना के साथ मिलकर पूरा खाका तैयार किया है और मौजूदा संकट से निपटने के तरीकों की लिस्ट बनाई है। मंगलवार सुबह साउथ ब्लॉक में इन सारे पॉइंट्स को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच डिस्कस किया गया। रक्षा मंत्रालय में चर्चा के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को मिलिट्री इनपुट्स दिए और लद्दाख के हालात से निपटने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, इस पर अपनी राय दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंटेशन दी और चीन के साथ जारी मौजूदा विवाद से संबंधित हर जानकारी दी। मिलिट्री लीडरशिप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक नहीं बल्कि ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं कि किस सिचुएशन में भारत कौन सा कदम उठा सकता है। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी है कि अगर चीन आक्रामक होता है तो भारत किस प्रकार के सैन्य कदम उठा सकता है।
भारत इस समय चीन को हर तरफ से घेर रहा है। एक तरफ ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है। जितनी चाइनीज पीएलए की तादाद है उससे कहीं ज्यादा भारतीय सैनिक और साथ में कॉम्बैट आर्मर्ड ग्रुप के जवान वहां पर अपने पूरी कैपेबिलिटी के साथ तैयार हैं। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस साहब, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भी अलग अलग मोर्चों पे पूरी घेराबंदी के साथ तैयार है। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री को केवल ऑर्डर देना है। दूसरी तरफ मंगलवार को जो साउथ ब्लॉक में हुआ और उसके बाद जिस प्रकार पीएम को ब्रीफिंग दी गई, उससे चीन को समझ में आ गया है कि इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं। चंद घंटों के भीतर चीन के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, उसके तेवर ढीले हो गए हैं। अखबारों के पन्नों में हेडलाइन बदल गई है। भारत में चीन के राजदूत को टीवी पर 45 मिनट बैठकर सफाई देनी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है कि इस वक्त भारत को चीन के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जब से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक चीन और भारत ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है ताकि कैसे इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हम दोनों देशों के नेताओं, राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे को चिट्ठियां भी लिखी और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 2 बार फोन पर बातचीत भी की है ताकि हम कोरोना के खिलाफ मुहिम को और भी मजबूत कर सकें। भारत के लोगों ने भी चीन का इस मुश्किल वक्त में साथ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जिक्र करते हैं कि दुनिया एक परिवार है और 2 विकसित देश होने के नाते अगर भारत और चीन इस वायरस को मिलकर हराते हैं तो ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। ये कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हैं जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी और आर्मर्ड पुलिस से मुलाकात की थी और उन्हें कहा था कि युद्ध की तैयारी करो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्स के सेशन में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि कोरोना की वजह से चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और चीन की सेना को ये साबित करने का मौका आ चुका है कि चीन के लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने सेना से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने की बात भी कही है। लेकिन कुछ घंटों पहले तक युद्ध की बात करने वाला चीन अचानक शांति की बात करने लगा और इसके पीछे की वजह थी भारत का आक्रामक रवैया। अब जरा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का लेटेस्ट बयान सुनिए जो अब से कुछ घंटों पहले ही आया है। सीमा से संबंधित मुद्दों पर चीन का रुख स्पष्ट है। हम दोनों नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति और दोनों देशों के बीच हुए समझौते का सख्ती से पालन करते रहे हैं। फिलहाल भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए सही तंत्र और कम्युनिकेशन के माध्यम भी उपलब्ध हैं। और आपको बता दें, एलएसी पर चीन की सेना ने जो हरकत की है उसकी कुछ डिटेल्स आई हैं सामने और फिर आपको बता दें कि दरअसल वहां हुआ क्या। चीन के सैनिक ट्रकों के अंदर बैठ करके भारतीय जो सीमा है जिसको एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो डिफेक्टिव बॉर्डर है एक किस्म का, उसके नजदीक ये लोग आए और ये जो ट्रक थे इनका इस्तेमाल आमतौर पर सैनिकों की आवाजाही के लिए नहीं किया जाता। ये वो ट्रक हैं जिनमें मिट्टी ढोने का, कीचड़ ढोने का काम किया जाता है। वहां पर एक सिविलियन एयरफील्ड थी जिसको चीन एक मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वहां पर ये मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा था और उसमें ये लोग बैठ करके आए, ये पता चला है और ये एलएसी के काफी नजदीक आ गए थे, ये खबर है। मतलब साफ है, लद्दाख में पिछले हफ्तों से आक्रामक तेवर अपनाए चीन के सैनिक इस वक्त बैकफुट पर हैं और भारत के दबाव का असर चीन के अखबारों पर दिख रहा है। ये चीन का वही सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स है जो कल तक भारत को मरने मारने की धमकी दे रहा था और आज यही अखबार ये कह रहा है कि भारत से चीन के नागरिकों को वापस लाने की घटना को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। कुछ घंटों के भीतर ग्लोबल टाइम्स के सुर बदल गए और अब वो ये कह रहा है कि चाइनीज नागरिकों को वापस बुलाने की घटना सामान्य सी बात है। लेकिन भारत के मीडिया ने इस घटना को बिना किसी वजह के गलवान वैली में जारी तनाव से जोड़ दिया है और ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि चीन बॉर्डर विवाद के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन बॉर्डर पर कोई टेंशन नहीं चाहता और ना ही उसका कोई इरादा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2 ऐसे बयान जो दर्शाते हैं कि चीन अब इस हालात को डीएस्केलेट करना चाहता है और वो भारी दबाव में है।
इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने करीबन 5000 से ज्यादा अपने जवानों को तैनात कर रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जितने भी चीनी नागरिक थे उनको वापस ले जाने के लिए अपील कर रहा है। साथ में चाइनीज एम्बेसडर जो दिल्ली में है, उनके मुताबिक दोनों देशों की दोस्ती अटूट है और किसी भी डिफरेंसेस का हल बातचीत से हो सकता है। दरअसल ये दर्शाता है कि चीन पूरी तरह से अब बैकफुट पर आने लगा है। उसकी वजह यह है कि भारतीय सेना और भारत सरकार की रणनीति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में, पेंगोंग त्सो के इलाके में, साथ में पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 17 जो कि गलवान का इलाका है, यहां पर भी भारतीय सेना की तादाद लगातार बढ़ी है, जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए के जवान और भारतीय सेना के जवान आमने सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक तौर पर इस समय कई बड़े देश चीन से अपना निवेश हटाकर भारत में करना चाहते हैं। चीन इससे पूरी तरह से बौखला गया है और यही वजह है कि भारत के ऊपर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं मिलिट्री के तौर पर और साथ में राजनीतिक तौर पर भारत ने अपने इस कदम से साफ कर दिया है कि ना तो भारतीय सेना हटेगी और ना ही भारत इस समय चीन के साथ नाजायज कोई भी नेगोशिएट करेगा। दरअसल लद्दाख में कुछ ऐसा हुआ है जो चीन को खल रहा है। वहां साल भर पहले एक सड़क बनकर पूरी हुई है। ये काम बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में खत्म हुआ। यही वजह है कि लद्दाख में चीन की छटपटाहट लगातार सामने आ रही है। लद्दाख में बना दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड मैदानी इलाका देपसांग और गलवान घाटी तक पहुंचता है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। पीआरओ भारत सरकार की वो एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है। इसी संगठन ने ठीक 1 साल पहले दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का काम पूरा किया था और चीन को यही बात पसंद नहीं आई। गलवान नाला जो है वो ओरिजिनेट होता है अक्साई चीन से और नीचे आकर के वो जो हमारा लास्ट इंडियन विलेज है विच इज़ कॉल्ड श्योक विलेज, वहाँ पे वो श्योक नदी में मिल जाता है। 62 में भी चाइनीज़ यहाँ आ गए थे गलवान एरिया में, बाद में वो वापस चले गए। यहाँ लड़ाई हुई थी 62 में, कैजुअलिटीज़ हुई थी हमारी। इस बार उनका एम ये है, पेंगोंग त्सो में कुछ नहीं होता, वो रोज़ ही होता रहता। जब मैं वहाँ जीओसी था तब भी होता था, आज भी हो रहा है ना। वहाँ से वो हमारी तरफ आ सकते हैं और कोई मतलब हमको थ्रेट पोज नहीं कर सकते। लेकिन गलवान जो है ये सीरियस मामला है, क्योंकि गलवान नाला जो है जहाँ श्योक को मिलता है, वहीं से हमारी रोड जो हमने बनाई है अभी डीबीओ के लिए, वो रोड वहाँ से जाती है। तो नीचे आकर के उस रोड को वो काट सकते हैं, जो फिर हमारे लिए सीरियस मामला हो जाएगा, क्योंकि डीबीओ उसके आसपास जो ट्रूप्स जो डिप्लॉयड हैं, उन ट्रूप्स भी वहीं से जाते हैं जब रिलीफ होता है समझ में, और जो रसद है वो भी वहीं से जाती है। ऑल्दो एयर स्ट्रिप बन गई है, लेकिन एयर स्ट्रिप जो है वो इतना ज़्यादा वो साजो सामान और ट्रूप्स को नहीं भेज सकते हैं उसके तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये थ्रेट है, एक्चुअल थ्रेट। इस बार चीन ने बहुत ज्यादा चालाकी दिखाई। एलएसी के इलाके में गोलियां चलाना मना है, ये दोनों तरफ की अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए किस तरफ के कितने ट्रूप्स हैं ये बहुत जानना जरूरी है। जिस तरफ के सैनिक ज्यादा होंगे उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि चीन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है अपने एलएसी के इलाके में और चीन को यह बात पसंद नहीं। दबाव बनाने के लिए चीन ने इस बार ट्रकों से सैनिक भेजे और सैनिकों की संख्या बढ़ाना शुरू किया, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और अब खबर यह आई है कि ये जो सैनिक आए थे एलएसी के करीब, दरअसल इन्होंने अपनी नॉर्मल गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया। वहां पर एक सिविलियन एयरफील्ड है, नागरिक एयरफील्ड है, जिसको कि चीन मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। वहां पर जो मिट्टी ढोने का काम करने के लिए जो ट्रक लगाए गए थे, उस पर उसने अपने इन जवानों को भेजा और ये एलएसी के करीब आए। और ये भी खबर है कि ये कुछ देर के लिए शायद भारत की सीमा के अंदर भी आए थे और वहां पर इन्होंने एलएसी के आसपास कई अपने ठिकाने बना लिए हैं। ये बात भी अब साफ हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने जो अपनी सड़क मजबूत की है वहां पर इसके अलावा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, जिससे भारत जरूरत पड़ने पर अपने
सैनिकों को, सारो सामान को, रसद को आसानी से एलएसी के करीब पहुंचा सकता है, उससे चीन जो है वो कुछ परेशान है और इसलिए उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई की है, ये हरकत की है कि उसने एलएसी के पार अपने सैनिकों को भेजने की कोशिश की। लेकिन इसकी मुख्य वजह यही है कि भारत ने अब बॉर्डर एरियाज में चीन के साथ लगी अपनी सीमाओं पर अपनी तरफ काफी मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लिया है, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर दौलत बेग ओल्डी जो हमारी मिलिट्री एयरफील्ड है एयरफोर्स की, वहां पर जहाजों की लैंडिंग हो। इन सब बातों से चीन खतरा महसूस करता है और इसीलिए उसने दबाव बनाने के लिए अपने सैनिकों को एलएसी के पास भेजा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो रुख अब दिखाई दे रहा है चीन के विदेश मंत्रालय का भी और वहां के सरकारी अखबार का, सुर बदले हुए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो मैकेनिज्म बने हुए हैं दोनों देशों के बीच, उनसे इस विवाद को हल कर लिया जाएगा। चीन की आधिकारिक लाइन यह है कि एलएसी पर भारत और चीन की जो इस वक्त स्थिति है वो नियंत्रण में है, काबू में है। लेकिन इसकी असल वजह अब सामने आई है। दिक्कत सिर्फ चीन से नहीं है, पाकिस्तान से भी एक नई मुश्किल भारत पहुंची। अचानक पाकिस्तानी टिड्डियां हिंदुस्तानी शहरों तक आ गईं। इस साल टिड्डियों का हमला 400 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान से आई टिड्डियों को कैसे भगाना है, कैसे इन टिड्डियों से किसानों की फसल को बचाना है, इस पर प्रधानमंत्री ने पूरी रिपोर्ट हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्रालय दोनों मिलकर प्लान बना रहा है। कृषि मंत्रालय से मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले जिले में बात हो रही है। दरअसल ये टिड्डी आने वाले वक्त में बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसे समझने के लिए कुछ बातें बहुत गौर से सुनिए। पाकिस्तान का टिड्डी दल हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। पाकिस्तान से आए टिड्डियों का ऐसा हमला वाकई 26 साल में नहीं देखा था। शहरों से लेकर खेतों तक जिधर देखो टिड्डियों का ही झुंड, असंख्य, अनगिनत और अनियंत्रित। पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार करने के बाद टिड्डियों का दल राजस्थान, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक पहुंच चुका है। अगर हवा का रुख उत्तर की तरफ हुआ तो इनका हमला राजधानी दिल्ली तक भी हो सकता है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था टिड्डियों का हमला, खेतों से लेकर शहरी इलाकों में भी 2 दिन तक इनका कोहराम जारी रहा। ये तो गनीमत रही कि पहले से छिड़काव की तैयारी और हवा के रुख की वजह से टिड्डी संकट जयपुर से फिलहाल टल गया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत पाक सीमा पर टिड्डियों की बड़ी ब्रीडिंग हुई है। जैसा कि यूएन ने अलर्ट जारी किया था, मई के आखिर तक 8000 करोड़ टिड्डियों का दल भारत की तरफ बढ़ने वाला है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालौर और सिरोही जिले नए सिरे से टिड्डियों की चपेट में आ सकते हैं। राजस्थान और गुजरात से लगता है कि पूरा सरहदी इलाका बिजाई के मौसम में नमी की वजह से टिड्डियों की ब्रीडिंग के लिहाज से उपयुक्त हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली टिड्डी दल ने राजस्थान में एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रखी है, लेकिन मौजूदा समय में एक और बड़ा खतरा राजस्थान के ऊपर मंडरा रहा है। उसकी वजह है ये टिड्डी दल। जानकारों के मुताबिक भारत पाक सीमा राजस्थान से जो सटे हुए इलाके हैं, वहां पर इन टिड्डियों ने एक बड़ा ब्रीडिंग सेंटर बनाया है और जिसके बाद 8000 करोड़ से भी ज्यादा ये टिड्डियां राजस्थान में अटैक कर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि राजस्थान से सटी हुई सीमा, जिसमें कि नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, ये ऐसे इलाके हैं जो कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं और इनमें इन टिड्डियों का आगमन हो सकता है। और ये डेजर्ट टिड्डी होती है जो कि विनाशकारी टिड्डी मानी जाती है। जहां से भी ये उड़ती है वो फसल को पूरी तरीके से चौपट कर सकती है। अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेता तो अपने तक आती ही नहीं सिचुएशन, किंतु फिर भी ये आ रहा है
और मैं ये सोचता हूँ जो राजस्थान सरकार के जो प्रयास है उसके अनुसार इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल में किया जा रहा है। एक नया परिवर्तन देखने को ये मिल रहा है कि टीडी जो पहले है ज़्यादा ऊंचा हाइट पर नहीं बैठता था, झाड़ियों और बुशेज में बैठता था, अब इसने अपना नेचर भी चेंज कर लिया तो वो बड़ी बड़ी झाड़ियों में बैठने लगा, तो उससे नियंत्रण में हमें काफ़ी असुविधा हो रही थी। जानकारों के मुताबिक टिड्डियों के आने वाले दल का खतरा उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है, जो 2-3 दिनों पहले जयपुर के आसपास के इलाकों में देखा था। जयपुर के बाद हवा का रुख पूर्व की तरफ हुआ तो टिड्डियों का दल करौली और दौसा की तरफ बढ़ गया। इस इलाके में टिड्डियों का आतंक नया नहीं है। मई जून के महीने में हर साल ये संकट आता है, लिहाजा किसानों ने भी अपनी तरफ से तैयारी की थी। थाली बजाकर टिड्डियों को भगाना पारंपरिक तरीका है, तो कीटनाशकों का छिड़काव बचाव के लिए एकमात्र उपाय। ये टिड्डी यदि खड़ी फसल बाजरे की होती, तिल की होती, मूंगफली की पूरी खड़ी फसल होती तो ये जितना नुकसान करती, मैं सोचती हूँ कि मैं खुद किसान होने के नाते इसका दर्द जानती हूँ कि किसान की एक भी फसल यदि खराब होती है, एक पौधा भी खराब होता है तो किसान को कितना दुख होता है। टिड्डियों से होने वाले इस नुकसान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में 50 से 80 करोड़ टिड्डी होते हैं। एक दिन में 150 किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं। एक दिन में 35,000 लोगों के खाने जितना फसल चट कर जाते हैं। अप्रैल महीने में अब तक 50 से ज्यादा टिड्डियों का दल भारत पहुंच चुका है। ये सिलसिला अभी जून से लेकर आधी जुलाई तक जारी रहने वाला है। जुलाई तो बहुत दूर की बात है, मई के आखिर में टिड्डियों का हमला इतना बड़ा हो चुका है। इसकी वजह है पाकिस्तान। भारत में पाकिस्तानी टिड्डियों का खतरा इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इलाके में कोई छिड़काव नहीं किया। भारत ने टिड्डियों से निपटने के लिए ब्रिटेन से खास मशीनों का ऑर्डर पिछले साल ही दे दिया था। वो मशीनें इसी अप्रैल में आनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मशीनें नहीं पहुंच पाई। इन्हें मारने वाली पारंपरिक मशीनों से ज्यादा क्षमता वाली केमिकल का छिड़काव नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे फसलों को नुकसान होता है। इस तरह मई आते ही समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है, खुद पीएम मोदी टिड्डी संकट को लेकर अधिकारियों से रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं। कृषि मंत्रालय में इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया जा चुका है। संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आने वाला टिड्डियों का रेला थम नहीं रहा। छोटे झुंड में इनका डायरेक्शन विंड के साथ में सब तरफ चल रहा है, तो इस बार 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स में तो हमारा इम्पैक्ट आ चुका ऑलरेडी। और अब ये कल जयपुर में थी, आज दौसा और सवाई माधोपुर की तरफ पहुंच गई, करौली होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ जा रही हैं। टिड्डियों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कब्जा जमा रखा है। हम आपको दिखाते हैं वो रूट मैप जिसके जरिए टिड्डियों ने हमला किया। पाकिस्तान से आने के बाद ही राजस्थान के अलग अलग इलाकों में फैलने के बाद करौली, हिंडौन और यूपी के मथुरा, आगरा और झांसी होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ना शुरू हुए। मुरैना, मंदसौर, सतना, रीवा और सीहोर जिले की हजारों हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि सीहोर जिले से आई इन तस्वीरों में देख सकते हैं, टिड्डियों का ऐसा हमला इन्होंने भी नहीं देखा था, वरना थाली बजाने से लेकर शोर करने की वजह से छोटे मोटे झुंड भाग जाते थे। लेकिन इस बार खतरा ज्यादा बड़ा है। गनीमत है कि इस बार इनकी सूचना पहले ही मिल गई थी। झांसी में लोगों ने दवाओं के छिड़काव के साथ टिड्डियों को भगाने का एक अनूठा तरीका निकाला। ढोल नगाड़े के साथ डीजे वाले बड़े स्पीकर खेतों में लगाए गए ताकि ज्यादा आवाज की वजह से टिड्डियों का दल भाग जाए। ये भी देखना है कि इन टिड्डी दल की जो भी है मूवमेंट या इस टिड्डी दल की जो सेटलमेंट और इस टिड्डी दल का जो ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तरीके से होना चाहिए। मूवमेंट है ठंडी हवा की एरिया पे है और उसकी तरफ भी है ठंडी हवा की तरफ, और सेटलमेंट है जहाँ पे हरियाली खेत की सब्जी है रिवर बेड में, और बड़े पेड़ों की जो हरे पत्ते हैं उस पे है, और तीसरा जहाँ पे मूंग का जो फसल है उस पे भी है। इसी तरह सतना में टिड्डी दलों को भगाने के लिए सतना और रीवा जिले की कंबाइंड टीम ने फायर ब्रिगेड के जरिए केमिकल स्प्रे करना शुरू किया।
सतना और रीवा। इन दोनों ही जिलों में टिड्डियों के कई दल फैल चुके हैं। इन्हें भगाने के लिए किसानों के कोई पारंपरिक उपाय काम नहीं कर रहे। जब तक टिड्डियों के दल पर छिड़काव शुरू होता है तब तक ये फसलों को तबाह कर चुके होते हैं, क्योंकि टिड्डियों के आने और इनके ऊपर छिड़काव में कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। ये हमेशा रात में ही होता है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर में हवा के रुख की तरफ टिड्डियों का दल रवाना होता है। ये दल शाम होते ही पेड़ पौधे और झाड़ियों पर बैठ जाते हैं और रात 8-9 बजे तक ये आराम की मुद्रा में होते हैं। इस वक्त से लेकर सुबह पौ फटने तक केमिकल के छिड़काव से ये मारे जाते हैं। अभी मई भी खत्म नहीं हुआ, जून का पूरा महीना बाकी है। इस दौरान कई इलाकों में मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। तब टिड्डियों की फौज कैसा कोहराम मचाएगी, इसकी कल्पना भी दहला जाती है, क्योंकि बारिश के साथ बिजाई शुरू हो जाती है। इसके बाद घास और नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, जो टिड्डियों की ब्रीडिंग के साथ एक नए दल को आमंत्रित करते हैं। अगर मानसून से पहले रुक रुक कर बारिश होती है तब टिड्डियों की ब्रीडिंग ज्यादा होती है। इस बार अप्रैल और मई में हर सप्ताह रुक रुक कर बारिश हुई है। 2019-20 में चक्रवाती तूफानों की तादाद भी बढ़ी है, जिसकी वजह से रेगिस्तानी इलाकों में नमी बढ़ी है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल टिड्डियों की ब्रीडिंग 400 गुना ज्यादा हो सकती है, जो अफ्रीका के इथियोपिया, सोमालिया और कीनिया जैसे देशों से होते हुए ईरान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक धावा बोल देंगे। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक यही हो रहा है। कोरोना संकट से जूझ रहे सरकारों के सामने टिड्डियों के दल ने नई समस्या खड़ी कर दी है। हालांकि टिड्डियों से निपटने के लिए तैयारी हर साल की तरह की गई थी, लेकिन इस साल इनका हमला बीते 3 दशकों में बढ़ा है। मुश्किल एक नहीं है, वक्त ऐसा है जब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है, और सबसे खतरनाक लड़ाई तो एक वायरस से चल रही है। अभी मुंबई के सीएसटी और कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशनों पर फिर से भीड़ जमा होने की खबर है। 2 घंटे पहले इन स्टेशनों को खाली कराया गया था। अब बेस्ट की बसों से प्रवासी मजदूरों को लाया गया है। सीएसटी स्टेशन के गेट पर सिर्फ एक पुलिस वाला इतने सारे लोगों का टेम्परेचर चेक कर रहा है। कुर्ला स्टेशन पर इस वक्त 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ है। न 2 गज की दूरी है, न ही कोरोना का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। दरअसल मुंबई में कोरोना को लेकर फुल कैओस है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखनी होगी आपको, जो हमने 4 रिपोर्टर्स की 10 घंटे की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद तैयार की। और ये ऐलान मस्जिद और मीडिया से किया जा रहा है, जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर यानी बिहार के जाने वालों में से जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं और जिन्होंने अंजुमन बाशिंदगानी बिहार में या धारावी पुलिस चौकी में जिन्होंने अपना पेपर जमा किया, उनसे दरखास्त है कि वो तमाम हजरात ऐलान सुनते ही साइन स्टेशन के पास पहुंच जाएं। मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई और बेबस मजदूरों की भीड़ स्टेशन की ओर निकल पड़ी। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था वो भी ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था वो भी रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। मौलाना ने लाउड स्पीकर पर यही बताया था कि घर जाने की तैयारी करें, आखिरी ट्रेन छूटने वाली है। जिनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं वो भी पुलिस चौकी के पास फॉर्म भरकर ट्रेन पकड़ सकते हैं। और जिनका फॉर्म नहीं है और वो जाना चाहते हो तो वो लोग भी साइन स्टेशन पहुंचने के बाद, साइन स्टेशन पुलिस चौकी के पास पहुंचे, वहां अपना फॉर्म भरवाएं और फिर घर जाने की आज ही तैयारी करें। और हो सकता है कि आज की ये ट्रेन आखिरी ट्रेन हो। इस अनाउंसमेंट का असर मुंबई के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों पर हुआ। सीएसटी, कुर्ला, बांद्रा, वसई और साइन। लाउडस्पीकर पर मौलाना की अपील कुछ 100 लोगों ने ही सुनी थी, लेकिन अनाउंसमेंट के मोबाइल क्लिप ने इसे हजारों लोगों तक पहुंचा दिया। मोबाइल वायरस ने जिस को काटा वो स्टेशन की ओर दौड़ा। जहां भीड़ के कारण कोरोना वायरस का डेंजर जोन बना हुआ था। स्टेशनों पर उन्हें ट्रेन नहीं मिली तो मायूसी के सिवा दूसरा कुछ भी हाथ नहीं आया। मौलाना के अनाउंसमेंट का वीडियो क्लिप मिलने पर हमने धारावी की तौहीदिया मस्जिद के इमाम इश्तिकार शेख की तलाश की और फिर उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा। मस्जिद से ऐसा अनाउंसमेंट करने के लिए उनसे किसने कहा? हमारे पास जो है
अंजुमन बाशिंदगाने बिहार के सेक्रेटरी अशफाकुर रहमान साहब और उनके जो सदर हैं बच्चे भाई साहब, उनकी तरफ से ये फ़ोन आया था मेरे को कि आप ऐलान करें। और जस्ट उसके बाद फ़ौरन जो है नागरे साहब जो हैं धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब और अंजलि मैडम, उनकी तरफ से भी एक लड़का आया था, वॉलंटियर जो वहाँ का, वो आया था कहने के लिए कि सर ने कहा है कि आप ऐलान कर दें ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं और गांव जाना चाह रहे हैं और अभी इंतजाम है जाने का। मौलाना की बातों में इतना तो साफ है कि मस्जिद से अनाउंसमेंट कराया गया, जिसकी जानकारी पुलिस को भी थी। धारावी की 4 मस्जिदों से ऐसे अनाउंसमेंट हुए, जिसके बाद भीड़ निकली। ये अनाउंसमेंट 26 मई मंगलवार को कराई गई थी, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मोबाइल में ये वीडियो क्लिप आज तक घूम रही है। लोग खुद से आके लाइन लगे हैं, किसी को कहा नहीं गया है कि आके लाइन लगो। और लोगों को मैंने इसीलिए मैसेज देने आया कि आप लोग धूप में न रहे, घर पे जाएं। जब गाड़ी का टाइमिंग होगा हम मस्जिद में ऐलान करा देंगे, तो लोग आएंगे, 2 घंटा का टाइम देंगे, फिर आराम से सबको भेज देंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है कि वो जो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट हुआ था कल के दिन आज जमा होने के लिए, कितना सच है? नहीं, कल का अनाउंस कराने वाला भी मैं ही हूँ। मैंने अनाउंस ये कराया था कल के बारे में, जितने लोग हैं जाना चाहते हैं वो आज आ जाए। लगभग मैंने 8 बजे तक यहाँ से आदमी को छोड़ा है। उसके बाद आज पब्लिक नहीं थी तो हम लोगों ने बंद करके सब लोग CST कुल्ला सब लोग चले गए, हमारे वॉलंटियर और हमारे साहब लोग भी। कहाँ से अनाउंस करवाया था आपने? हमने मस्जिद से अनाउंस कल करवाया था, कल के लिए। आज के लिए कोई अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है। मुंबई के स्टेशनों से आज एक भी नई ट्रेन शेड्यूल नहीं थी। मंगलवार को जो 145 रेलगाड़ियां खुलने वाली थी, उनमें से केवल 90 गाड़ियां निकली थी। बाकी ट्रेनें बुधवार को खुलने वाली थी। यानी मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ बैकलॉग निपटाने का काम हो रहा है, मगर इस बात की ऑफिशियल जानकारी मजदूरों को देने वाला कोई नहीं। इसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, वही हुआ, कियोस्क, कियोस्क और सिर्फ कियोस्क। और मैं सुबह 11 बजे से आके बैठा हूँ यहाँ पे, अंदर भी गया था स्टेशन के अंदर, वहाँ पे भी कम से कम 20 पुलिस वाले को पूछा हूँ कि भाई हावड़ा का ट्रेन है क्या। उन लोग को खुद को नहीं मालूम कि किधर का ट्रेन है, नहीं है। उन लोग बोलते 5 बजे एक ट्रेन जाने वाला है, तो कहाँ का ट्रेन हम लोग को नहीं मालूम। ट्रेन उनको नहीं मालूम। चाचा आप परिवार के साथ आए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है? कुछ नहीं है, हमारे NGO लोगों ने यहाँ इंतजाम करके खिलाया पिलाया है। हम लोग 10 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। कल भी आया था, कल वो पुलिस लोग बोला जी आज गाड़ी नहीं मिला, गाड़ी नहीं है ही नहीं, तो कल आ जाएगा, तुम लोग को कैसे भी कल गाड़ी में भेजूंगी। आज बोल रहे, फिर आज बोल रहे क्या जी गाड़ी नहीं, तो हम लोग कैसे बैठेगा? हम लोग रूम भी खाली करके आया, हम लोग का खाना भी नहीं, पैसा भी नहीं। कमाई रहेगा तो खाना वाला मिलेगा, पैसा नहीं रखा, कमाई कर खाएगा क्या? कहाँ से जा रही है, किस जगह से जा रही भाई ट्रेन है? जहाँ पब्लिक है वहाँ ट्रेन ही नहीं है, और जहाँ ट्रेन चल रही वहाँ से पता चल रहा कि ट्रेन खाली जा रही है, पब्लिक नहीं है। ये कियोस्क ही मुंबई के लिए भारी है। इस अफरा तफरी ने कोरोना को बढ़ाया है, लेकिन सबक सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम आपको कुर्ला LTT टर्मिनस के बाहर का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस किस तरह से जो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें यहाँ टर्मिनस के बाहर से जो है भगा रही है। और मुंबई पुलिस इसलिए भगा रही है क्योंकि ये जितने भी लेबर्स आए हैं, किसी को गोरखपुर जाना है, किसी को गुवाहाटी जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है, किसी को गोंडा जाना है, इन सभी के पास न कोई टोकन है, न कोई रेलवे का टिकट है और न ही कोई और सबूत है जिसके जरिए ये रेलवे प्रीमाइसेस के अंदर जा सकें। इनके पास रेलवे प्रीमाइसेस के अंदर जाने के लिए कोई भी यहाँ पे चिट्ठी नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में ये जो मजदूर आए हैं, ये प्रवासी मजदूर आए हैं, इनको जो मुंबई पुलिस है किस तरह से खदेड़ के भगा रही है। आप देख सकते हैं ये दृश्य अपने कैमरे में। ये तमाम जो लोग हैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, इन तमाम लोगों को जो है पुलिस यहाँ से भगा रही है। CST स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में भूखे प्यासे बैठे लोगों के लिए कुछ NGO के लोग 2 टेम्पो में खाने पीने का कुछ सामान लेकर आए, तो लोग टूट पड़े, वहां लंबी कतार लग गई। खाद्य पदार्थ और लोगों को बांट रहे हैं। आप देखिए पानी की बोतल है, केला है, ये आप लोग अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं NGO की तरफ से? नहीं सर, हम लोग अपनी तरफ से ही कर रहे हैं।
अपनी खुद की तरफ से ही कर रहे थे। बिल्कुल एनजीओ की तरफ से कर रहे थे। आप लोगों के यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया? नहीं सर, कुछ दिया नहीं सरकार सरकार कुछ नहीं बोलती है, सरकार कोई चीज के लिए नहीं हेल्प कर रही है। बिल्कुल सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और लोग यहाँ पर धूप में घंटों से इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर लोग जो है किस तरह से, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। ये भीड़, ये बद इंतजामी, ये अफरा तफरी उस शहर में है जहां कोरोना का कंट्रोल में आना हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी है। कोरोना के नंबर देखकर यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र तभी बचेगा जब महाराष्ट्र बचेगा। आज हमने एक बार फिर कोरोना के सारे डेटा, सारे नंबर, सारे ग्राफ चेक किए। देश के 14 जिलों में कोरोना के 65% मरीज हैं। इनमें से भी 6 शहरों में देश के 56.3% मरीज हैं। ये 6 शहर हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे और पुणे। ये कोरोना का सरकारी ग्राफ है जिसे नीति आयोग ने बनाया है। इस ग्राफ से पता चलता है कि दिल्ली और ठाणे में कोरोना की चाल लीनियर हो गई है। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ करीब करीब फ्लैट हो चुका है। चेन्नई में कोरोना ग्राफ पहले कुछ गिरा, फिर उसने कुछ तेजी पकड़ ली। पुणे में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिल पा रहा, लेकिन मुंबई में कोरोना का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुंबई में कोरोना बम फूट गया हो। हर रोज मुंबई से भयानक तस्वीरें आ रही हैं। अकेले एक शहर में 33,000 कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना कितना डेंजरस हो रहा है, यह सिर्फ टोटल केस से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए रिकवरी रेट और फैटिलिटी रेट भी देखना चाहिए। पूरे देश में रिकवरी रेट बढ़ा है, फैटिलिटी रेट घट रहा है। भारत में रिकवरी रेट 41.6% है और फैटिलिटी रेट 2.87%। लेकिन मुंबई यहां भी हाई चल रहा है। 60 साल से ज्यादा उम्र के मुंबईकरों के लिए कोरोना का डेंजर जानलेवा है। 60 साल से ज्यादा उम्र के मुंबईकरों में कोरोना से फैटिलिटी रेट 8.1% है। 40 साल से 60 साल के बीच के मुंबईकरों में फैटिलिटी रेट 4% का है। दिल्ली को तसल्ली देने वाली बात बस इतनी है कि मुंबई में फर्टिलिटी रेट अप्रैल के पहले हफ्ते में 10% के ऊपर चल रहा था, जो अब 3.2% पर है। लेकिन अब भी ये नेशनल फर्टिलिटी रेट 2.87% से ऊपर है। मुंबई में कोरोना को काबू में करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महानगर अब कोरोना का प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक्सपोर्टर भी बन चुका है। मुंबई में घोर बदइंतजामी के माहौल में खुल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जहां जहां जा रही हैं, वहां का कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार में आज कोरोना पेशेंट की तादाद 3,000 को पार कर गई। इसमें 2,072 पेशेंट प्रवासी मजदूर हैं, जो 3 मई के बाद बिहार पहुंचे हैं। प्रवासी मजदूरों के पहले बिहार में 1,000 से कम कोरोना पेशेंट थे, वो अब 3 गुना बढ़ चुके हैं। मधुबनी 154, पटना 141, रोहतास 135, खगड़िया 124, बेगूसराय 124, जहानाबाद 104 और बांका में 99 कोरोना मरीज हो चुके हैं। इसका बड़ा कारण उन प्रवासी मजदूरों का है जो मुंबई से बिहार पहुंचे हैं। बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और असम में भी कोरोना मरीजों के बढ़ने की वजह मुंबई और महाराष्ट्र से पहुंचे प्रवासी मजदूर हैं। लॉकडाउन 3.0 में जब ट्रेनें खोलने का फैसला हुआ तो हताश मजदूरों के साथ कोरोना भी ट्रेन में सवार होने लगा। जिस मुंबई को बनाने, बसाने और बढ़ाने में इन्होंने खून पसीना लगाया, उसी मुंबई ने इन्हें बदले में कोरोना गिफ्ट करके वापस भेजना शुरू कर दिया। मुंबई में आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सीएम के बंगले वर्षा में मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक ली, लेकिन ये कोरोना को हराने से ज्यादा सरकार बचाने वाली बैठक थी। पिछले 2 दिनों की सियासी गहमागहमी के बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में ऑल इज नॉट वेल है, इसलिए उद्धव की फर्स्ट प्रायोरिटी पहले सियासी इक्वेशन को दुरुस्त करने की है। मुंबई में कोरोना कंट्रोल की जिम्मेदारी बीएमसी के पास है। उसी बीएमसी का दावा है कि 10 जून तक हालात काबू में आ जाएगा, लेकिन मुंबई में कोरोना की जो रफ्तार है उसमें 10 जून तक हालात कहां तक पहुंच जाएंगे कोई नहीं जानता। भारतीय वायुसेना को आज कैसे